Bismillahirrahmanirrahim. Today I am delivering a lecture on classification of law. So far as the prelude of classification of law is concerned, this word is ancient word and it has been derived from the word lag, which means that fixed or evenly, यानी जो वर्ड लैग है इसका मतलब ये है कि मुतय्यन शुदा और मतवाजन। इसी तरह से लॉ जो है वो हमारी लाइफ और अदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करती है, और लॉ जो है ये यूनिफॉर्मली चीज़ों को मेंटेन करती है। लॉ आमतौर पर दो किस्म के मानों में लिया जाता है, एक है फिजिकल और दूसरे ह्यूमन, और ये गवर्नमेंट के थ्रू और गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू जो है वो लॉ की इन्फोर्समेंट होती है, और ये इसे हम व्हीकल ऑफ सॉवरेनिटी भी कह सकते हैं। So far as the meaning of the law is concerned, ये इन्फोर्समेंट बॉडी ऑफ रूल्स है जो कोई भी सोसाइटी को गवर्न करती है, जो किसी भी सोसाइटी को चलाती है। और जहाँ तक इसकी डेफिनेशंस का ताल्लुक है तो अकॉर्डिंग टू पिंडर लॉ जो है एज ए किंग है, मॉरल और इमोरल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, और इसी तरह से लॉ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड डिसीजन ऑफ सेजेस, यानी ये अल्लाह ताला का तोहफा है और उसकी तरफ से काबिल कबूल फैसले हैं। और मोल्टन ने इसके बारे में कहा है कि लॉ इज द क्रिस्टलाइज्ड कॉमन सेंस ऑफ द कम्युनिटी, यानी जो हमारा माशरा है उसकी जो सेंस है उसको क्रिस्टल क्लियर करके जो चीज़ सामने आती है, डेट इज कॉल्ड लॉ। और इसी तरह से जस्टिस होम्स के मुताबिक लॉ उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बयान करता है जिसमें पब्लिक फोर्स जो है वो अदालतों के जरिए सब्जेक्ट यानी आम अवाम पर इन्फोर्स की जाती है। इसी तरह से जहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का ताल्लुक है तो इसमें इम्पेरेटिव ऑफ पॉजिटिव लॉ है, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, नेचुरल और मॉरल लॉ है, कन्वेंशनल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ और सिविल लॉ। So far as the imperative law or positive law is concerned, ये ऐसे रूल्स हैं जो एक जनरल कोर्स ऑफ एक्शन को प्रेस्क्राइब करते हैं और इनको कोई अथॉरिटी जो है वो इम्पोज करती है और इनको इन्फोर्स करती है, और एक सुपीरियर पावर के जरिए ये इन्फोर्स किए जाते हैं। और उसके दो तरीके हैं, या तो फिजिकल फोर्स इस्तेमाल की जाती है और या फिर फॉर्म ऑफ कंपल्शन इस्तेमाल की जाती है। सॉल्वेंट के मुताबिक इंपेरेटिव लॉ का मतलब ये है कि ऐसे रूल्स हैं जो एक जनरल कोर्स ऑफ एक्शन को प्रेस्क्राइब करते हैं और एक अथॉरिटी इनको इम्पोज करती है, उनको इन्फोर्स करती है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है इंपेरेटिव लॉ की, तो इसके लिए 3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं कि ये लाजमी है कि एक जनरल रूल हो, और यह भी लाजमी है कि इसके पीछे एक बाइंडिंग अथॉरिटी हो जो काम करने वाली फोर्स हो, और तीसरी बात यह है कि इट मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय ए सुपीरियर पावर। और सुपीरियर पावर इसको किस तरह से इन्फोर्स कर सकती है
या वो फिजिकल फोर्स के जरिए या फिर कंपल्शन के जरिए इसको इन्फोर्स कर सकती है। जहां तक क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में सेकंड कैटेगरी है वो है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। ये यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर और यूनिफॉर्मिटी इन कंडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स और लाइफलेस थिंग्स के बारे में बयान करते हैं, जैसे लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है और केमिकल रिएक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्मिटी इन द कंडक्ट ऑफ लाइफलेस थिंग्स, द बायोलॉजिकल लॉज ऑफ propagation of the species, the laws of evolution and growth of all beings, and all of human psychology may be mentioned among those laws which reflect uniformity in the conduct of human being। यानी इसके जरिए हम जो लिविंग बीइंग्स हैं या लाइफलेस थिंग्स हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी देखते हैं और यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को सामने लेके आते हैं। इसी तरह से नेचुरल और मॉरल लॉ में जो बयान किया गया है इसको हम डिवाइन लॉ भी कह सकते हैं, यानी खुदाई कानून कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ रीजन भी है, इसको अनरिटन लॉ भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं और कॉमन लॉ और अटर्नल लॉ भी इसे कहा जा सकता है। जहां तक आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, एक मॉरल लॉ यूनिवर्सल भी हो सकता है जो अल्लाह ताला ने सेट किया है मैन की तरफ, इंसानियत की तरफ और कॉमन टू द मैनकाइंड है। प्राइमरीली रिसीव्ड द conception of such law as being a body of imperative rules imposed upon mankind of nature। जहां तक सालमन का ताल्लुक है तो सालमन ने नेचुरल लॉ और मॉरल लॉ के बारे में जो प्रिंसिपल्स बयान किए हैं उसको उसने नेचुरल राइट और नेचुरल रॉन्ग का नाम दिया है। जहां तक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ताल्लुक है, अगर हम इसको टर्म जस्टिस को सही मानों में और वाइडेस्ट सेंस में इस्तेमाल करें तो इसमें तमाम राइटफुल एक्शंस इसमें शामिल होते हैं, यानी हमारे तमाम दुरुस्त अमाल जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जहाँ तक क्लासिफिकेशन में चौथी कैटेगरी है तो वो है कन्वेंशनल लॉ, और आप जानते हैं कि कन्वेंशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। Necessarily, therefore, conventional law must have as its basis an agreement between two parties, and not the force or coercion of the superior conventional law is thus the name given to a body of rules agreed to be followed by some parties। यानी इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, undue influence नहीं है, coercion नहीं है, बल्कि simply this is an agreement between the two parties। और इसीलिए हम इनको यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट का नाम भी देते हैं और ये अपनी वैलिडिटी एक्वायर करते हैं फोर्स के जरिए फ्रॉम द एग्रीमेंट। जो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट है उसको एक फोर्स की हैसियत हासिल होती है और जिससे ये वैलिडिटी हासिल करते हैं। जहाँ तक कस्टमरी लॉ का ताल्लुक है तो इसका मतलब ये है कि सच रूल्स ऑफ कस्टम्स एज आर हैबिचुअली बीइंग फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स, जो लोग मसलसल किसी हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं और हैबिचुअली उस पर अमल पैदा हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड कस्टम्स, और कस्टम्स के जो रूल्स हैं दे आर कॉल्ड कस्टमरी लॉज। तो सिंस लॉन्ग टाइम्स इन द पास्ट एंड एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर एज वेल एज बिलीफ ऑफ देयर बाइंडिंग नेचर, such laws derive their force from the long course of past conduct, resulting in the same uniformity of action in the given set of circumstances। यानी लंबे अरसे से लोग इस पर अमल करते चले जाते हैं और फ्यूचर में भी इसको अडॉप्ट करने की सलाहियत रखते हैं या कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये एक हैबिचुअली
अडेप्ट हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ और उनको अपना लेते हैं, और इसका नाम फिर आ जाता है कस्टमरी लॉ के तौर पर। इसके बाद प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ है। Such laws consist of rules which are to be followed to achieve uniformity of result in practical or technical matters. For example, the laws of health, the laws of architecture or manufacture. यानी जिन चीज़ों को हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं जिनके ज़रिए हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिजल्ट, यानी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल काम करते हैं, जिससे टेक्निकल काम मैटर के जरिए हम चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई पेन मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है किसी खास टाइप का, तो उसको सर्टेन रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, और रिपीटेड फॉलोइंग सच रूल्स अलोन वुड यील्ड यूनिफॉर्मिटी और सिमिलरिटी इन द पेन्स। और जब वो बार बार एक ही तरह से उस यूनिफॉर्मिटी को या उसको प्रैक्टिकल शेप को अपनाएगा, तो वो एक तरह के कलम बनाने में कामयाब हो जाएगा। इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ है। जो इंटरनेशनल लॉ है, ये वो रूल्स हैं जो सॉवरेन स्टेट्स को गवर्न करते हैं आपस के रिलेशन कायम करने में और आपस के कंडक्ट एक दूसरे की तरफ कायम करने में। तो लॉर्ड रसल ने इसकी डेफिनेशन इस तरह से की है कि ये उन रूल्स के एग्रीगेट हैं जो कौमें जो हैं एग्री हो जाती हैं, कंफर्म हो जाती हैं अपने कंडक्ट को एक दूसरे के साथ मुंजबत करने में। इसी तरह से कॉलरिज ने इसको डिफाइन किया है, द कलेक्शन ऑफ यूजेस एंड सिविलाइज्ड स्टेट्स हैव एग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद ईच अदर। जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं, सिविलाइज्ड स्टेट हैं और जो अकीदा रखने वाली रियासतें हैं, वो आपस में इस बात पर एग्री कर जाती हैं कि हम एक दूसरे के साथ डीलिंग करने में जो मामलात हैं उनको एग्रीमेंट को सामने रखेंगे। सो फार एज द सिविल लॉ इज कंसर्न, तो सिविल लॉ जो है ये रोमन से ओरिजिनेट हुआ है और इसने तमाम सिटीजन्स को अपनी एप्लीकेशन में लिया है। और जस सिविलिस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम जस जेंटम व्हिच अप्लाइड टू द फॉरेनर्स, it was also used to distinguish it from canon law or accelerated law. It is also sometimes used to signify that part of the law which remains the deducing the position of the law having indistinct little of its own. In this sense, civil law is opposed to the criminal law or military law, but here in jurisprudence we mean the civil law, the laws of the land, irrespective of their character as enforced by the courts. जहाँ तक सिविल लॉ का ताल्लुक है, तो इसको हमने इस लिहाज से लिया है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो भी कंट्री है उसने अपने जो लॉ अनेक्ट किए हैं लेजिस्लेचर के जरिए, कानून साजी के जरिए, उसी मुल्क के कानून में वो सिविल लॉ कहलाते हैं और ये कोर्ट्स के जरिए इन्फोर्स किए जाते हैं। ये अपोज करते हैं क्रिमिनल लॉ को और मिलिट्री लॉ को, यानी ये उनके अगेंस्ट काम करते हैं। और आखिर में जो क्रिमिनल लॉ है, द क्रिमिनल लॉ इज टोटली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिविल लॉ, और ये एक सिस्टम ऑफ लॉ है जिसमें लोगों को, इंडिविजुअल्स को जब वो कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उनको पनिशमेंट्स दी जाती हैं और जहां पर सिविल केस टू इंडिविजुअल के दरमियान डिस्प्यूट राइट करता है, जब क्रिमिनल लॉ में जो केस है वो प्रोसिक्यूशन और इंडिविजुअल के दरमियान होता है और उसमें इंडिविजुअल को पनिशमेंट्स दी जाती हैं। और ये जो सजाएं हैं इसलिए दी जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो अपने रवैयों को दुरुस्त करें, और पीपल डिसाइड करते हैं कि कौन से जुर्म के लिए, लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि कौन से जुर्म के लिए कौन सी पनिशमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होंगी। तो लोगों को फिर उनकी सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस के मुताबिक जितना उनका जुर्म सीवियर होगा उतनी ही पनिशमेंट जो है वो सीवियर दी जाएगी। तो इसकी एग्जांपल ऐसे दी सकती है,
जैसे ट्रैफिक वायलेशन है या लॉस ऑफ फ्रीडम है या फॉर मर्डर है, तो इसमें तीनों में अलग अलग, जैसे मर्डर में सेंटेंस ऑफ डेथ जो है वो दी जाती है, और ट्रैफिक कमाने की सूरत में, खिलाफ वर्जी की सूरत में कुछ फाइन किए जाते हैं, और इसी तरह से सिंपल रिग्रेस और इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी दी जाती हैं। और इसी तरह से लोगों को 3-4 तरह से, असल में पनिशमेंट का मकसद ये है कि लोगों में रिफॉर्मेशन आए। जैसे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में रिफॉर्मेटरी थ्योरी है, फिर प्यूनिटिव थ्योरी है, फिर इसी तरह से रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है। तो इस तरह से ये थ्योरीज के लिए लोगों को इस बात की तरफ माइल किया जाता है कि वो माशरे में पैनिक क्रिएट ना करें और अपने आप को लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर सामने लेके आएँ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।